साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां पे कमीशन के ऊपर सिर्फ पूर्व सैनिक ही नहीं, जो लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं वो भी नजर बना के बैठे हुए पल पल की खबरें ले रहे हैं। अब जो खबर आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन ने केंद्र के करोड़ों कर्मचारियों को खुला पत्र लिखा है, साथ ही साथ राज्य में बैठे उनके पद अधिकारियों को भी पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए सरकार को भी एक चेतावनी के साथ में अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। साथियों, अगर हम देखें कि जो 8वां वेतन आयोग की अगर कोई कर्मचारी सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं जो सिविल कर्मचारी हैं, जो उनके संगठन हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि साथियों 1,20,00,000 के करीब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं। अगर इनमें से जो सेनाओं के सर्विस पर्सन हो गए और पूर्व सैनिक हो गए तो तकरीबन 45 लाख के करीब बैठेगी स्टैंड। तो आप देखोगे जो सिविल कर्मचारी और पेंशनर हैं वो 80 लाख से ज्यादा। तो सरकार पर एक जो दबाव बना के रखते हैं तो वो सिविल कर्मचारी ही सरकार के ऊपर दबाव बना के चलते हैं, चाहे कोई भी पे कमीशन हो। अगर हमारी बात की जाए पूर्व सैनिकों की तरफ से, तो पूर्व सैनिकों की तरफ से कभी भी कोई दबाव नहीं बन पाया। वो भी इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि जो पूर्व सैनिकों का जो प्रेजेंटेशन जो देते हैं वो 5 ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं और जो रक्षा मंत्रालय से संबंध रखती हैं। तो हमारी जो स्थिति रही पिछले पे कमीशनों में, हम सिर्फ दरी और कुर्सी बिछाने तक सीमित रह गए, या सिर्फ हमने भाषणों में ये सुना उन बड़े बड़े जो पूर्व सैनिकों के लीडर थे कि मेरा जवान मेरी सैनिक विधवा माता बहनें, अगर कुछ मिलेगा तो इनको मिलेगा, पर हमारे को आज तक तो कुछ मिला नहीं। पर हाँ, हमने जब पुराने जो पे कमीशन है अगर हम उनको देखते हैं तो पे कमीशनों को रोक दिया गया या उनको स्वीकार नहीं किया गया, और कुछ समय के बाद में उनको स्वीकार कर लिया, जिससे उसका फिटमेंट फैक्टर बढ़ गया, 2.81 हो गया, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ गई, डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ गई, ये हो गया। तो आने वाले 8वां पे कमीशन में भी ऐसी ही बात होगी। पर हम बात करेंगे आज सिर्फ जो केंद्रीय कर्मचारी जो सिविलियन है उनके बारे में और उनके संगठन के बारे में कि किस तरह का वो दबाव सरकार पे डाल रहे हैं। इससे साथियों सिर्फ एक केंद्रीय कर्मचारी जो सिविल हैं उनको फायदा नहीं होगा, हमारे जैसे पूर्व सैनिकों को भी इससे फायदा होगा। और नजर तो देखो भाई बना के रखनी पड़ेगी। 10 साल में पे कमीशन बढ़ रहा है। हर व्यक्ति क्यों नौकरी करना चाहता है? क्योंकि उसको वेतन मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगी, और उस वेतन और पेंशन से वो अपने घर परिवार का लालन पोषण करेगा। हम बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं कि अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छा मिल जाए। तो वेतन, और जब ये बढ़ रही है तो 8वां वेतन आयोग के ऊपर हर एक कर्मचारी वर्ग की नजर भी है, क्योंकि उससे सीधा उसका फायदा जुड़ा हुआ है। तो साथियों, जो ये मांगे उठाई गई हैं केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन के द्वारा, चाहे इसमें 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक सम्मान की बात हो, चाहे 18 महीने का डीए एरियर की बात हो, चाहे 50% डीए मर्ज की बात हो, चाहे ओल्ड पेंशन की बात हो, चाहे कम्यूटेशन को 12 साल करने की बात हो, इन्होंने हर एक मुद्दे को उठाया। तो हम पूरी खबर के ऊपर चलते हैं, किसने ये लेटर लिखा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने 7 मार्च को अपने सभी सदस्यों के लिए एक परिपत्र जारी किया है। इसमें उन मांगों के बारे में बताया गया जो सरकार की निष्क्रियता के कारण अभी तक अनसुलझी हैं। इन मांगों की खातिर कॉन्फेडरेशन लंबे समय तक आंदोलन करता रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के निर्णयों के मुताबिक सदस्यों के बीच उक्त मांगों को पहुंचाने के लिए 10 और 11 मार्च को गेट सभा और आम सभा की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मतलब वो जो कल 10 तारीख थी
उसके अंदर पूरे देश में उनकी ऑनलाइन या दूसरी जगह पे मीटिंग हुई है और मीटिंग से उन्होंने सरकार को एक तरह से चेतावनी भी दी कि हमारी ये मांगे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की। कॉन्फेडरेशन के महासचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार मांगों के चार्टर में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए एक समिति की तत्काल स्थापना करना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कोरोना काल के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते को जारी करना, अनुकंपा नियुक्तियों पर सीलिंग को हटाना, रिक्त पदों को भरना और संघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करना आदि मांगे शामिल है। यह पत्र कॉन्फेडरेशन के पदाधिकारी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, राज्यों के सीओसी के महासचिव और सभी संबंध संगठनों के कार्यकारी पदाधिकारियों को भी भेजा गया है। परिसंघ अपनी वास्तविक वेद मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार का रवैया अड़ियल है। सभी मांगे अनसुलझी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों में नाराजगी है। मांगों के इस चार्टर में कहा गया कि एनसी जेसीएम द्वारा जो सुझाव विचार दिए गए हैं उन्हें 8वें वेतन आयोग को इस अंतरम शर्तों में शामिल किया जाए। एनपीएस यूपीएस को खत्म किया जाए, सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल किया जाए, कोविड महामारी के दौरान कर्मचारी और पेंशन भोगियों के रोके गए डीए डीआर की 3 किस्तें जारी की जाए, पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को 15 साल की बजाय 12 साल बाद बहाल किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई गई 5% की सीलिंग को हटाया जाए, सभी मामलों में मृत कर्मचारी के बच्चों आश्रितों को अनुकंपा की नियुक्ति दी जाए, तमाम विभागों में सभी कैडर के रिक्त पदों को भरा जाए, सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और नियमीकरण को रोका जाए और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक समान होना चाहिए कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर जो 7 पे कमीशन में लेके आए वो ना हो के और 2.86 से किसी भी तरह से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए। जेसीएम के तंत्र के अनुसार एसोसिएशन फेडरेशन के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए, लंबित एसोसिएशन फेडरेशन को मान्यता प्रदान करे और एआईपीयू, ग्रेड सी, यूनियन, एनपीआई और वाई फलाना। केंद्र सरकार ने गत माह कर्मचारियों के स्वच्छ मंच नेशनल काउंसिल जेसीएम से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संतरम की शर्तें मांगी थी, जिसके बाद 10 फरवरी को कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीओपीटी सचिव ने की थी। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन के संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई थी। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की जरूरत है। नए सुझाव के साथ ही इस मांग को भी प्रमुखता से 8वें वेतन आयोग की संतरम की शर्तों का हिस्सा बनाया जाए। और भाई अन्य मांगों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन भत्ते, अन्य लाभ सुविधाएं सेवानिवृत्ति से जुड़े जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी, अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना आदि शामिल है। जेसीएम की तरफ से सरकार को जो सुझाव दिए गए उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों शामिल है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा और अलग अलग महकमों के सब के लिए इन्होंने प्रस्ताव दिए हैं। 8वें सीपीसी को गैर व्यवहार्य वेतनमान जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ और लेवल 3 और लेवल 4 और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने में विचार करना चाहिए। एमएसीपी योजना में मौजूदा विसंगतियों पर विचार करना और पदोन्नति पदाक्रम में बहुत परिभाषित पदानुक्रमित संरचना एसपी के साथ सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिशें करना, इसे भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को तुरंत मंजूर की जाने वाली अंतरिम राहत का निदान, इस पर विचार किया जाए। वेतन और पेंशन के साथ विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का प्रतिशत तुरंत निर्धारित हो। 7वीं सीपीसी की विभिन्न विसंगतियों को निपटाने के लिए जिन्हें कर्मचारी पक्ष द्वारा विसंगति समिति की बैठकों और जेसीएम बैठकों में उठाया गया है, संदर्भ सत्र में इनके समाधान पर विचार किया जाए। जेसीएम सदस्यों ने इसे जरूरी विषय बताया है। भाई सारे के सारे पॉइंट जो इन्होंने केंद्र सरकार को भेजे हैं और केंद्र सरकार को कहा है कि ये हमारी जायज मांगे हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे जो पॉइंट केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने भेजा है, ये हमारे भी हैं। ये कि ये सेम चीजें जो पूर्व सैनिक है, चाहे कम्यूटेशन की बात हो, चाहे 8वें वेतन के फिटमेंट फैक्टर की बात हो, चाहे फिटमेंट फैक्टर के एक सम्मान की बात हो, चाहे दूसरी चीजों की बात हो, सारी की सारी हमारे से जुड़ी हुई। साथियों देखो, मैं एक चीज तो बता देता हूं, पूर्व सैनिकों का तो कोई ऐसा संगठन है नहीं जो 30 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों को सरकार के सामने प्रेजेंटेशन कर सके, और सरकार वैसे बुलाएगी नहीं। और पूर्व सैनिकों में इतनी आज के टाइम इतनी एकता नहीं कि वो एक मंच पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अपने अपनी डपली, अपना अपना राग है। सब ने अपनी दुकानदारी, एक चोरी की दुकानदारी बनाई हुई है, लोगों की जेब काटना, सदस्य के नाम से
उनसे पैसा लेना और चाय पकौड़े खा के कोई आगरा की मीटिंग में रफू चक्कर हो जाता है, कोई जंतर मंतर से पैसे लेके रफू चक्कर हो जाता है, कोई दिल्ली में बैठ के मीटिंग करता है, कोई कहीं करता है, तो पूर्व सैनिकों की तरफ से तो कोई प्रेजेंटेशन देगा नहीं। हाँ, जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं भाई उनकी संस्थाएं हैं, वो खुद उसके चेयरमैन है, प्रधान है, तो अफसरों की ज्यादातर मांगे 8वें वेतन आयोग में पूरी हो जाएंगी। अब जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं, उनकी जो मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन है, उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ मेरे को इतना पता है कि मिलिट्री सर्विस पे और डिसेबिलिटी पेंशन के जो स्लेब सिस्टम आएंगे वो 3 आएंगे अब की बार। जैसे मिलिट्री सर्विस पे पहले 2 हिस्सों मिलती है, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक 5200 रुपये और ऑफिसर को 15,500 रुपये। तो अब की बार एक बीच में लाया जाएगा जेसीओ रैंक के लिए अलग मिलिट्री सर्विस पे, और ऐसे ही डिसेबिलिटी पेंशन। तो जेसीओ को हो सकता है कि अब की बार 2 चीजों से थोड़ी बढ़ोतरी मिलेगी, और किसी भी प्रकार से पूर्व सैनिकों की आवाज भारत सरकार तक नहीं जाएगी। और अब हमने जितना भी देखना है वो केंद्रीय कर्मचारियों के जो बड़े संगठन है उन्हीं को देखना है, वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं और किस तरह से वो सरकार पे दबाव बना रहे हैं। क्योंकि अगर उनका दबाव कामयाब रहा तो यकीन मानना फिर पूर्व सैनिकों को भी कुछ ना कुछ 8वें वेतन आयोग में फायदा होगा। तो ये बड़ी खबर है, कहीं आप इसको छोटी खबर लगाओ कि ऐसा पूरे देश की मीटिंग करना और सभी राज्यों में करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये छोटे मोटे संगठन नहीं है। पूर्व सैनिकों के संगठन क्या है, कोई मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई संगठन नहीं है कि एक ही समय पे पूरे देश में मीटिंग कर सके, पूरे देश में सारी जगह कोई सरकार तक अपना मैसेज दे दे या कोई पत्र दे दे, ऐसा नहीं है। तो सीधी सी बात है, केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन, उन पे नजर बना के रखो और वही आप लोगों का कुछ दिलाएंगे, नहीं तो अन्यथा और तो कोई हमारे को दिख नहीं रहा। पर 8वें वेतन आयोग पर भी नजर बनानी जरूरी है, क्योंकि 10 साल में पे पेंशन की बात आ रही है। पे पेंशन सीधा हमारे से ताल्लुक रखता है, अगर 2 पैसा बढ़ेगा तो सीधी सी बात है सारी चीजों में सुविधाएं बढ़ेंगी, हमारे घर में बहुत सारी चीजें भी आएंगी उसके साथ साथ में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।